न्यूक्लियर रिएक्शन में आप ऐसा कर सकते हो। ऑक्सीजन का मास पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई इंडिपेंडेंट। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे टोटल 5 लॉज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये लॉज किसके लिए होते हैं, ये जो लॉज हैं ये किसके लिए बने हैं, ये कंपाउंड्स के लिए होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल होते हैं। तो एक एक करके सारे लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके साइंटिस्ट ने दिया है, कौन से ईयर में दिया है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो इधर है, तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं। तो सबसे पहला लॉ आता है आपका फर्स्ट। पहले सारे लॉज देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ है इसके अंदर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये किस साइंटिस्ट ने दिया है, ये एंटोनियो लेविशियर ने दिया था। ये किसने दिया था, एंटोनियो लेविशियर ने। और कौन से ईयर में दिया था इसने, 1792 में दिया था, ठीक है। दूसरा लॉ देखो जरा, सेकंड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसका एक और नाम है, आप इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह सकते हो, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन। और ये किसने दिया था, ये जोसेफ एल प्रोसाउट ने दिया था, जेएल प्रोसाउट। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये 1789 है, 1789 में ये दिया था, 1789 है, ठीक है ना। एंटोनियो लेविशियर ने ये कब दिया था, 1789 में दिया था। जेएल प्रोसाउट ने कब दिया था, ये 1799 में दिया था, 1799 में। तीसरा देखो, थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया है, ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ये किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। और ये कब दिया था, इसने 1803 में दिया था। कब दिया था, 1803 में। चौथा देखो, फोर्थ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसका एक और नाम है, आप इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कह सकते हो, या फिर आप इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये आपका जे रिचटर ने दिया था। किसने दिया था, जे रिचटर ने। कब दिया था इसने, ये दिया था 1792 में दिया था इसने, ये 1792 में दिया था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है। और लास्ट लॉ आता है आपका गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, या फिर आप कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी कह सकते हो। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। और ये किसने दिया है, गै-लुसाक ने दिया था। कब दिया था ये किसने दिया है, गै-लुसाक्स लॉ ने दिया है। गै-लुसाक्स ने दिया है, LUSSAC, गै-लुसाक्स ने दिया था, ठीक है। उसके नाम पे ये गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स या फिर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है। ये कब दिया था इसने, 1808 में दिया था, ठीक है। तो ये आपके टोटल 5 लॉज होते हैं।
लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में आते हैं, जो कि कंपाउंड या फिर रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो एक एक करके सारे लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो फटाफट। चलिए सबने नोट, चलो आगे करते हैं। देखो जरा, तो सबसे पहला लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है। तो जिस तरीके से हमारा एनर्जी कंजर्व होता है, आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका मास भी क्या होता है, कंजर्व होता है। आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इन एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में आप ऐसा कर सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप वहां पे मास को, मैटर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। पर केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में आप मास को या मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये क्या होता है, आपका कंजर्व होता है। तो चाहे आपकी फिजिकल चेंज वाली रिएक्शन हो या केमिकल चेंज वाली रिएक्शन हो, वहां पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आप कहोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे काम कर रहा है, एप्लीकेबल है। अगर बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे काम नहीं करेगा। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सब में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है, चाहे आप कोई सा भी मास उठा के ले लो। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा काम करेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो जरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मास या फिर मैटर कह लो, मास या फिर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, नॉर डेस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिल्कुल किसकी तरह, एनर्जी की तरह, लाइक एनर्जी, लाइक एनर्जी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अभी मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज वाली रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज वाली रिएक्शन होगी। तो उसमें आप कैसे चेक करोगे, वहां पे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स, इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। बात समझ रहे हो? तो आपकी फिजिकल चेंज की रिएक्शन हो या केमिकल चेंज की रिएक्शन हो, दोनों में आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ठीक है, अभी इसमें याद रखना कि भाई जो हम केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई रिएक्टेंट का जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। लेकिन जब हम रियल में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड होता है। तो ऐसे केस में आप टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट नहीं लिख पाओगे। तो वहां पे क्या बन जाता है, ये टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस में प्लस रिएक्टेंट का जितना मास अनरिएक्टेड है उसे आप प्रोडक्ट की साइड में ऐड कर दो, तब वहां पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करेगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो इसमें जरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि, तो फिजिकल चेंज की रिएक्शन देख लेते हैं। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की रिएक्शन, फिजिकल चेंज वाली रिएक्शन कौन सी होती है, आपका कोई रिएक्टेंट होगा जहां पे उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। बात समझ रहे हो? सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा होगा। तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन जहाँ पे जिस रिएक्टेंट का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही है। आप क्या करो, वाटर ले लो, सॉलिड फॉर्म में आइस है। ठीक है, तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में मेल्ट कर जाता है, तो H2O लिक्विड है।
तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, आपका रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, वो किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करेगा, वो आप कैसे चेक करोगे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वाटर का 18 ग्राम कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो 18 ग्राम ही तो बन रहा है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स है। तो ये फिजिकल चेंज की रिएक्शन है। इसी तरीके से केमिकल चेंज की रिएक्शन ले लेते हैं कि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज की रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल चेंज वाली रिएक्शन जनरली आपको केमिकल चेंज वाली रिएक्शन मिलेगी। आपको रिएक्टेंट मिलता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसी कोई रिएक्शन ले लेते हैं, ऐसी कोई रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मीथेन गैस है, इसका मैं कंबशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का जब भी हम कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। ठीक है, तो गैस प्लस में 2H2O। तो रिएक्शन आपकी देखो बैलेंस होनी चाहिए, ये याद रखना। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, तभी वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। तो रिएक्शन बैलेंस कर रखी है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं आपके, ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, 2 इधर, ठीक है 4 हो गए, तो 4 इधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने आपको बताया था किसी भी मास पे ये आपका काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए काम करेगा, सभी के लिए काम करेगा। तो इसका 16 ग्राम, इसका 16 ग्राम यहाँ पे रिएक्ट होता है, तो इसका यहाँ पे कितना होता है, 64 ग्राम रिएक्ट होता है। इसका कितना प्रोड्यूस होता है, ये 44 ग्राम प्रोड्यूस होता है, और ये कितना होता है आपका 36 ग्राम प्रोड्यूस होता है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाल दो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना आ जाएगा आपका, 16 प्लस में 64, तो ये कितना आ गया आपका 80 ग्राम आ गया। ठीक है, ऐसी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल लो, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स वो क्या आ जाएगा आपका 44 प्लस में 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका काम कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, चाहे फिजिकल चेंज की रिएक्शन हो या केमिकल चेंज की रिएक्शन हो, दोनों केसेस में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। और हम यहाँ मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तभी आप ये रिलेशन लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन जहाँ पे रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस केस के लिए भी कर लेते हैं, उस केस के लिए भी कर लेते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो फटाफट नोट कर लिया भाई सबने नोट। आगे देखो जरा, यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा केस देख लेंगे। तो क्वेश्चन देख लो जरा, इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। देखो इधर, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा रहा हूँ, NaHCO3। तो क्या बनाएगा, ये सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट है। और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, और प्लस वाटर। तो पहले वाटर लिख लेता हूं, वाटर, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भाई, तो यहां पे देखो आप एसिटिक एसिड कितना रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब कितना ऐड कर रहे हो आप, 15 ग्राम ऐड कर रहे हो। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना लेके आ रहे हो आप, 6.3 ग्राम लेके आ रहे हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेज 18 ग्राम। ठीक है, तो जो आपको रेसिड्यू मिलता है वो क्या कितना है, 18 ग्राम है। अब यहाँ पे रेसिड्यू कौन सा होगा भाई, जो बीकर में प्रेजेंट होगा वही आपका रेसिड्यू होता है। तो ये तो आपका रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, तो रिएक्टेंट तो आपका रेसिड्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट ही आपका रेसिड्यू होगा। अब प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रही है, 3 चीजें मिल रही हैं, जिसमें से आपका एक गैस है। अगर आपका ओपन सिस्टम है, ओपन बीकर है, तो गैस तो वहां से रिलीज हो जाएगी, वो तो निकल जाएगा। तो बीकर में क्या मिलेगा आपको, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट, और प्लस में आपको वाटर मिलेगा। तो यही आपका क्या, दोनों रेसिड्यू है, ये दोनों क्या आपका रेसिड्यू।
ठीक है, और इसका आपको मास दे रखा है कितना, 18 ग्राम दे रखा है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आप मास कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, आप मोलर मास के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या आप कोई, ठीक है ना, डेटा अपनी तरफ से लेके आ सकते हो। हर मास में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है, ठीक है। पर इसके लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो लगा दो टोटल मास, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ जरा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना हो गया आपका, 15 प्लस में 6.3, तो ये कितना आ जाएगा, 21.3 ग्राम आ जाएगा। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, रेसिड्यू का वेट 18 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखोगे, 21.3 इज इक्वल टू 18 प्लस में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा आपका, 21.3 माइनस में 18, तो ये कितना आ गया, 3.3 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे CO2 का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, 3.3 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के यहाँ पे एक प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हो। पर उसके लिए बाकी के डेटा गिवन होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। इसे नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या कहता है, एक क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन एग्जैक्टली रिक्वायर्स 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। तो हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का 10 ग्राम हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, एक्सेस में लेके आते हैं, पर यहाँ पे रिक्वायर्स 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए, ठीक है। अब मुझे हाइड्रोकार्बन तो पता नहीं है कि किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये सब क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना है तो लिख सकते हो, आपको ये करवा चुका हूं मैं। तो CXHY जनरल यही ले लेते हैं। तो इसके 1 मोल का कंबशन कर लेता हूं। तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको ये मालूम ही है, ये आता है आपका O2 गैस गिव्स टू, क्या मिल जाएगा आपको, X CO2 गैस प्लस में Y2 H2O लिक्विड, ठीक है। यही रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का 10 ग्राम आप लेके आ रहे हो, और इसके कंप्लीट कंबशन 10 ग्राम का कंप्लीट कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन कितना आ रहा है, कितना रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन आपका 40 ग्राम रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो आगे कहता है द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है। व्हेन CO2 गैस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली इन लाइम वाटर, जैसे ही आपका इस रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, CO2 गैस को लाइम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो लाइम क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से लाइम सॉल्यूशन का जो मास है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, वो बढ़ जाता है 27.5 ग्राम। अब ये मास ऑफ द सॉल्यूशन जो उसका बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि उसने CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया है। तो इसका मतलब है CO2 गैस का मास कितना रहा होगा, 27.5 ग्राम रहा होगा, तभी तो सॉल्यूशन का मास 27.5 ग्राम बढ़ गया है। तो यहां से आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन वैसे ही आ गया, सॉरी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही आ गया। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आपका, भाई इसी की वजह से सॉल्यूशन का मास क्या हुआ है, जो लाइम सॉल्यूशन है उसका जो मास है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, वो इंक्रीज हो गया 27.5 ग्राम। तो इसका मतलब है कि भाई उसने CO2 को जब एब्जॉर्ब किया है तो CO2 का मास इतना ही रहा होगा 27.5 ग्राम, तभी तो आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन आपका इतना बड़ा है। तो क्या कहता है, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन द कंबशन, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाल लो यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 10 प्लस में 40, तो ये कितना हो गया आपका 50 ग्राम हो गया। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 27.5 प्लस में मास ऑफ वाटर है। ठीक है, अब ये निकाल लो आप जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, 50 इज इक्वल टू 27.5 प्लस में मास ऑफ वाटर है। तो यहां से मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपका, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 50 माइनस 27.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 है, 0.5 आ जाएगा 27.5 पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, और ये आपका 4 और 2, तो ये 22.5 हो गया। ठीक है ना, 22.5 है, 9 4, ठीक है ना, 9 4 49, मतलब ये 49 हो गया, 49 ठीक है 50। तो मास ऑफ वाटर यहाँ पे आपका कितना कंबशन में प्रोड्यूस हुआ था, 22.5 ग्राम प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 22.5 ग्राम। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करो, कर लिया सबने नोट भाई, हो गया भाई, देख लो इधर। चलो अगला देखो, आप देखो जरा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, द स्टार आके लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप होल्ड्स गुड व्हेन रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो जो रिलेशन आपने अभी पढ़ा, जो हमने 2 क्वेश्चन में अप्लाई किया, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ये रिलेशन कहाँ पे काम करता है, क्योंकि जनरली हम जब केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में करते हैं तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट का जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, तब वहाँ पे ये रिलेशन काम करता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन जब हम रियल में करने जाते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंट का सारा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ अनरिएक्टेड होता है, तब वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करेगा, कब कैसे काम करेगा, तब आपको ऐसे लिखना है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस में मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड। ठीक है ना, रिएक्टेंट का जितना मास अनरिएक्टेड है उसे आप प्रोडक्ट की साइड में ऐड कर दो, तो फिर वो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के बराबर होगा। तो ऐसे केस में आपको ये वाला रिलेशन चेक करना है, तभी आपको पता लगेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 2 रिलेशंस आ गए, जहाँ पे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, और जहाँ पे रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, वहाँ पे ये वाला रिलेशन आपको चेक करना है। इस रिलेशन से देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा, नोट करो। कर लिया भाई सबने? चलो आओ इसकी लिमिटेशन देखो जरा। तो मैंने आपको जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, चाहे फिजिकल चेंज की रिएक्शन हो चाहे केमिकल चेंज की रिएक्शन हो, उसके लिए होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, वहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें आपका सब्सटेंस, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पे सब्सटेंस का कौन सा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, तो वो एटम ही पार्टिसिपेट करता है। तो रिएक्शन के अंदर फंडामेंटली रिएक्ट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो आपका एटम होता है। तो केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, पर हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है, वो एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो आपका अगर किसी सब्सटेंस की आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो फिर वो सब्सटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो कुछ एलिमेंट्स आपके छोटे हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके बहुत बड़े हैं। तो जब आप केमिकल रिएक्शन कराने जाओगे, चाहे छोटे एलिमेंट की कराओ चाहे बड़े एलिमेंट की कराओ, आप उसका पूरा एटम ही उठा के ले जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके उस एटम के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, तब वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। पर वहाँ पे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या आपका एटम ही है। बात समझ रहे हो, एटम ही है। पर एक और रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, जहाँ पे एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है,
न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, या तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा या तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। तो फिजन एंड फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है कि हम एक बड़े एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो इसके लिए हम एक सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करा देते हैं, तो वो फिर छोटे छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें आपके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से फ्यूजन में क्या होता है, ये वाला एग्जांपल आपको जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे हम यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, ठीक है ना, उसमें न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो उसका न्यूक्लियस टूट जाता है, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी का हम यूज अलग अलग तरीके से करते हैं, पर जनरली हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ही करते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो ये आपको मालूम है। दूसरी रिएक्शन होती है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हम छोटे छोटे एटम्स के न्यूक्लियस को जोड़ के एक बड़ा एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये किस में होता है, स्टार्स के अंदर होता है, वही स्टार का फ्यूल होता है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपका न्यूक्लियर फिजन होगा या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका मैटर जो एटम होता है, मास जो होता है वो आपका डिस्ट्रॉय होता है और नए क्रिएट भी होते हैं, नए क्रिएट भी होते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका काम नहीं करता है, और दोनों रिएक्शंस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट का कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के कभी बराबर आता ही नहीं है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, total mass of the reactants is not equal to total mass of the products, not equal to total mass of the products। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है, देखो वैसे तो ये लिखा हुआ है लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल। बिकॉज क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे काम ही नहीं करता है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, total mass of the reactants is always less than the total mass of the products, total mass of the products, total mass of the products ये रहता है। ये आपको आइंस्टीन की इक्वेशन से भी पता लग जाता है, आइंस्टीन की इक्वेशन से पता लग जाता है। ठीक है, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती है कि आपका जो एनर्जी और मास होता है वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो या फिर मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो। तो ये क्या होता है आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी क्या होता है आपका, ये लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी और मास दोनों यहाँ पे इंटर रिलेटेड है, इंटर कन्वर्टेबल है। आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास होता है, कुछ मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं आता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता है। तो इसलिए याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन के लिए, चाहे केमिकल चेंज वाली रिएक्शन हो चाहे फिजिकल चेंज वाली रिएक्शन हो, वहां पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, उसमें भी आपको मैंने 2 केसेस बता दिए कि जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब कौन सा रिलेशन यूज करना है, और जब आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तब कौन सा रिलेशन यूज करना है। तो वहां के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और किसने दिया था, एंटिनो लेविशियर ने दिया था। कब दिया था, 1789 में दिया था। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, 1789 में। ठीक है, इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट लॉ करते हैं, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, नोट करो। चलो अगला लॉ करते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस। ये किसके लिए? कंपाउंड के लिए। किसने दिया था? जेएल प्रसाउट ने दिया था। कब दिया था? 1799 में दिया था। कब दिया था? 1799 में। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई ये कहता क्या है। तो देखो जरा क्या कहता है। एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड, a chemical compound is always made up of is always made up of the same element, is always made up of the same element combined together in fixed proportion, combined together in fixed proportion by mass, in fixed proportion by mass। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? ये कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब देखो कंपाउंड कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है। अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड लेके आते हो, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी ले आओ, आप किसी भी रिएक्शन में उसे आप बना लो, ठीक है, तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बना होगा। इतनी बात समझ आ गई है? तो कोई भी कंपाउंड आपका ऑलवेज सेम एलिमेंट से ही बना होता है और उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का एक फिक्स मास रेशो होता है, वो एक फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो यही क्या आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर ले लो। ठीक है, आप वाटर अब कहीं से भी ले आओ, आप रेन वाटर ले लो, ठीक है, आप रेन वाटर ले लो, ठीक है, आप टैप वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, आप रिवर वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, रिवर वाटर, ठीक है, आप सी वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, या फिर आप मडी वाटर ले लो, मडी वाटर ले लो। ठीक है, और किसी भी देश से उठा लाओ, किसी भी जगह से उठा लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वाटर का कंपोजिशन क्या होगा? यही होगा। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनेगा? 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है भाई, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही 2 एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो आपको, ठीक है ना, वाटर के अंदर हमेशा सेम कंपोजिशन, सेम एलिमेंट ही मिलेंगे और ये एलिमेंट हमेशा एक फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करते हैं, हमेशा फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम है और यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:8 है। तो ऑलवेज है फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आप रिएक्शन में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? तो मैं अलग अलग रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हो? आप कार्बन की रिएक्शन करा लो ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। या फिर आप मीथेन का कंबशन कर लो, ठीक है, मीथेन का कंबशन कर लो, वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, है ना भाई। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दो किसके साथ? HCl के साथ, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे 4 अलग अलग रिएक्शन लिखी है, चारों रिएक्शन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो अलग अलग रिएक्शन से आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग एलिमेंट से बना हुआ है? नहीं, कार्बन ऑक्सीजन यही 2 एलिमेंट है, सब में यही है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज सेम एलिमेंट से ही मिलके बनता है और ऑलवेज वहां पे एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करते हैं। तो इसका भी मास रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 3:8 आ जाएगा। ठीक है, 3:8 है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3:8 आ जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, कि भाई एक केमिकल कंपाउंड का ऑलवेज कंपोजिशन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है।
कांस्टेंट होता है। सेम एलिमेंट होंगे, फिक्स मास रेशो में कंबाइन करेंगे, फिक्स मास रेशो में। ठीक है, अब जरा इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इसकी लिमिटेशन करते हैं हम। नोट कर लिया सबने? चलो लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन देखो जरा, तो अब हेडिंग डालते हैं ना लिमिटेशन से, लिमिटेशन से। तो लिमिटेशन क्या है इसकी? ये जो आपका लॉ होता है ये आपका आइसोटोप्स के केस में काम नहीं करता है। ये वाला लॉ आइसोटोप्स के केस में काम नहीं करता है। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। ठीक है, ये आपका प्रोटियम होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन। ये आपका हैवी हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ये आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ट्रीटियम। ठीक है ना, ट्रीटियम। अब यहां पे देखो, जो आपका वाटर होता है वो नॉर्मल हाइड्रोजन से बना होता है, ये आपका H2O। ठीक है, आप हैवी वाटर भी बना सकते हो, तो हैवी वाटर आपका ड्यूटेरियम से ही बनेगा। तो ये क्या होता है, D2O होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपका आइसोटोप आ जाता है तब आपका यहाँ पर फिक्स मास रेशो नहीं होगा। मानता हूँ कि सेम एलिमेंट के एटम हैं ये, ठीक है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सेम एलिमेंट का ही एटम है, लेकिन फिक्स मास रेशो नहीं रहेगा, मास रेशो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। आप निकाल के देख लो, यहाँ पे क्या इसका 2:16 मतलब 1:8 है, 1:8 में कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम 1 का मास कितना होता है, 2, 2 का मास कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 का मास 2 है, 2 का कितना हो जाएगा, 4, तो 4:16। तो ये कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। तो आइसोटोप्स के केस में आपका फिक्स मास रेशियो नहीं होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट मास रेशियो आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंट मास रेशियो। बात समझ रहे हो, डिफरेंट मास रेशियो है। इसी तरीके से आप कार्बन का देख लो। वैसे तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12 होता है, 13 होता है एंड 14 होता है। ठीक है, 14, जिसमें से 14 वाला आपका रेडियो एक्टिव होता है, और आपको मालूम है कि जो 12 वाला होता है वो हमारा क्या है, मॉडर्न रेफरेंस एलिमेंट है। इसी से कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट के एटम का मास निकालते हैं, पर एक्चुअल में जो हमारा रेफरेंस होता है वो क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न रेफरेंस एलिमेंट है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। अब अगर मान लो कि मैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको यही ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मैंने 12 वाला ले रखा है और ये 14 वाला ले लेता हूँ, 14 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं, तो 12 रेशो ये क्या हो जाएगा, 32, तो ये 3:8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या रेशो आएगा, 14:32, तो इसको काटो जरा, 2 से काट दो। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 7:16 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, डिफरेंट मास रेशो आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंट मास रेशो। ठीक है, तो जब आपका आइसोटोप्स आ जाते हैं तो वहां पे आपका फिक्स मास रेशो नहीं होता है, ये याद रखना। आइसोटोप्स के केस में फिक्स मास रेशो नहीं होता है, वो कैसा हो जाता है, डिफरेंट मास रेशो आता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स के केस में आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन काम नहीं करता है। ठीक है, एक और इसका क्या कहते हैं, इसका एक और लिमिटेशन होता है, इसका एक और लिमिटेशन होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। एक और लिमिटेशन है, जैसे सपोज करो मैं एक अल्कोहल लेके आ रहा हूं, अल्कोहल, इथेनॉल ले रहा हूं, इथेनॉल, इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको जोड़ के, ठीक है ना, कंबाइन कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H6O हो जाएगा। ठीक है, तो ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 से मिलके बना हुआ है। ठीक है, चलो भाई मास रेशो निकाल लेते हैं, जरा मास रेशो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24:6:16 है। ठीक है, तो इसको मैं 2 से ही डिवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ 2 से डिवाइड हो पाएगा, 3 से तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है, 2 से डिवाइड कर पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 12:3:4 और सो 3:8 है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 12:3:8 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपका रेशो आ गया। पर अगर आपको मालूम है कि जो इथेनॉल होता है वो ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, इथेनॉल जो होता है ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो मैं इसका ईथर भी बना सकता हूं भाई। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मैं इसका ईथर भी बना सकता हूं। ठीक है, बना लो ईथर। तो ये क्या हो जाएगा CH3OCH3 बाई डाई, ये क्या आपका डाई मिथाइल ईथर, ये क्या आपका डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है, यहां पे भी देखो वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, C2H6O, तो इसका मास रेशो क्या आएगा 12:3:8 आएगा। उसने क्या बोला था, गिवन केमिकल कंपाउंड, गिवन केमिकल कंपाउंड। अब ये केमिकल कंपाउंड तो इथेनॉल है और ये केमिकल कंपाउंड क्या है डाइमिथाइल ईथर है, तो कंपाउंड तो आपका अलग है। यहाँ पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मास रेशो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, एलिमेंट वही है, मास रेशो सेम है, पर कंपाउंड तो अलग है, कंपाउंड तो अलग है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में भी आपका क्या हो जाता है, ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन है यहाँ पर, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, 2 लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसे नोट करो फटाफट, नोट करो। चलो अब तीसरा लॉ करते हैं, 2 लॉ हमने कर लिए हैं, अब तीसरा लॉ करते हैं। तो तीसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, ये जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, ये 1803 में दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार, जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine together to form two or more chemical compounds, two or more chemical compounds। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 2 एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 2 या उससे ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 तो बनने ही चाहिए। ठीक है, तो टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, कोमा देन द masses of one of the element, then the masses of one of the element which combine with a fixed mass of other element, comma here a simple ratio to one another आप समझ रहे हो? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एटलीस्ट आपके 2 कंपाउंड तो बनने चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा, तो फिर क्या करना है, उसमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। ठीक है, और फिर जो आपका दूसरा एलिमेंट बचेगा वो आप क्या करोगे, सभी कंपाउंड में उसका आप मास रेशो निकालोगे। तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशो आता है वो कैसा आता है आपका, वो एक सिंपल रेशो आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो इसको जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से। वो एग्जांपल जैसे कि, तो मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कम से कम 2 कंपाउंड तो बनाने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा। तो मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड बना रहा हूँ,
एक क्या ले रहा हूं मैं, वाटर ले रहा हूं, और एक आपका हाइड्रोजन पर है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके कंपाउंड्स हैं इसमें आपके यही दोनों एलिमेंट्स ही हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशो निकालना है। तो वो रेशो कैसा आना चाहिए, आपका सिंपल रेशो आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं, जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई किसका मास हम फिक्स करेंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास अपने आप ही फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकाल लेना। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं आ रहा है तो आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी क्या कहते हैं, सिंपल नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, आप डिवाइड भी कर सकते हो। पर जब आप एक एलिमेंट के साथ करोगे तो आपको दूसरे एलिमेंट के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, 2 ग्राम यूज हो रहा है। यहाँ पे भी इसका 2 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, और यहाँ पर कितना है आपका, 32 ग्राम है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। ठीक है, हमें फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकाल लोगे इन ऑल कंपाउंड्स। तो वो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। समझ गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास आपका फिक्स हो गया, तो आप ऑक्सीजन के मास का रेशो निकाल लो। तो ये क्या आ जाएगा, 16:32। तो ये हो गया आपका 1:2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये 2 ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें देख लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या मास यहाँ पर यूज हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इसको करेंगे, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकालेंगे। यहाँ पे भी देखो आपका किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास अपने आप ही फिक्स आएगा, आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिक्स करना पड़े तो आपको एक सिंपल कोई मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना। पर जब आप एक के साथ करोगे तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन का करते हैं, जरा कार्बन देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन यहाँ पे आपका 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। यहाँ पे कितना है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। बात समझ रहे हो। तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर कार्बन का मास क्या है, फिक्स हो रखा है। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन के मास का रेशो निकाल लो, ऑक्सीजन के मास का रेशो निकाल लो। तो रेशो कैसा आना चाहिए, आपका एक सिंपल रेशो आना चाहिए। तो ये 1:2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका सिंपल रेशो बन रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो ये दोनों मिलके 2 ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि सल्फर एंड ऑक्सीजन का कितना कितना पार्ट यहाँ पे कंबाइन कर रहा है। सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर का यहाँ पे 32 ग्राम यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का भी 32 ग्राम यूज हो रहा है। सल्फर का यहाँ पे 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 48 ग्राम है। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर सल्फर के जो 2 ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों कंपाउंड के अंदर सल्फर का मास क्या है, फिक्स है, 32 ग्राम, हमें कुछ नहीं करना है। और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकाल लेना है, और वो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 32:48 है। इसको 16 से करते हैं डिवाइड, 16 से अगर हम इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो कि भाई 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट जैसे ए और बी मैं कह रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, एटलीस्ट आपके 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स, एटलीस्ट 2 तो बनने चाहिए। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनने चाहिए। तो आप क्या करोगे, उन सारे कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करोगे और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकालोगे। ठीक है, इन ऑल कंपाउंड्स। तो फिर जो जिस जिस एलिमेंट का मास का रेशो आप निकाल रहे हो, जिस एलिमेंट के मास का आप रेशो निकाल रहे हो, वो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। तो अगर सिंपल रेशो आता है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम कर रहा है, एप्लीकेबल है। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जहां पर किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं आता है, आपको खुद से फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहले इसे आप नोट करो, फिर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। नोट करो फटाफट इसे।
कर लिया सबने नोट? चलो अगला एग्जांपल देखो जरा, अगला एग्जांपल देखो जरा। तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहा हूँ, कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो ये दोनों मिलके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 ऑक्साइड्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, ये आपका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, दूसरा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड है। तीसरा आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। चौथा आपका डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। ठीक है, और लास्ट है आपका N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके 5 तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये 5 ही लिख रहे हैं। वैसे आप NO2 भी लिख सकते हो, पर हमें पता है कि NO2 डाइमराइज कर जाता है और क्या बनाता है, N2O4 बनाता है। N2O4 ये, ठीक है ना, NO2 का डाइमर है, NO2 का डाइमर है। जब दो NO2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है, N2O4 मिलता है। ठीक है, डाइमर। अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना कितना पार्ट इन ऑल कंपाउंड्स में कंबाइन कर रहा है। तो नाइट्रोजन देखो जरा, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे आपका 28 ग्राम कंबाइन कर रहा है। ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है, इसमें आपका 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है। इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन आपका 14 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। इसमें नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है आपका, 48 ग्राम है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना आपका 64 ग्राम है। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 28 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना आपका 80 ग्राम है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर सभी कंपाउंड्स के अंदर ये जो मैंने 5 कंपाउंड्स, 5 ऑक्साइड्स लिखे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप नाइट्रोजन के मास को इजीली फिक्स कर सकते हो। तो आप एक ऐसा एलिमेंट चूज करो जिसके मास को फिक्स करना आसान हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ही कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन के मास को 28 लाना है। तो इसके 28 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन में भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ इसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं, दूसरे कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं। इसी कंपाउंड में आपको 28 लाना है, तो इसके लिए आप नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 है। तो इन सभी कंपाउंड्स के अंदर आपका नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास इन ऑल कंपाउंड्स फिक्स हो गया है। तो आप ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालो इन ऑल कंपाउंड्स, तो वो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। अगर सिंपल रेशो आ रहा है तो आप बोलोगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो रेशो निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 रेशो 2 रेशो, 16 से डिवाइड कर दो जरा, तो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5 है। तो ये क्या आपका एक सिंपल रेशो है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरह के एग्जांपल्स बता दिए हैं। जहां पे आपका किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं आता है तो आपको वहां पर खुद से फिक्स करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सभी कंपाउंड्स के अंदर जो भी कंपाउंड मिलेगा वहां पे किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास अपने आप ही फिक्स हो जाता है, अपने आप ही होगा। तो आपको क्या करना है, इन ऑल कंपाउंड दूसरे एलिमेंट का मास का रेशो निकाल लेना, और वो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। सिंपल रेशो आ गया तो समझ जाना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहां पे काम कर रहा है। समझ गए? ठीक है, अब जरा इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर आपको इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे अप्लाई करना है वो जरा सीख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नोट करो फटाफट, कर लिया नोट सबने? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ। भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस ऑक्साइड के लिए काम नहीं करेगा, किस ऑक्साइड के लिए काम नहीं करेगा, कार्बन,
कार्बन का तो मैंने अभी कराया, कार्बन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, दो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई एटलीस्ट कम से कम दो ऑक्साइड्स तो बनने ही चाहिए, दो या उससे ज्यादा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अगर सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनेगा तो फिर वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कार्बन के केस में तो काम करेगा, ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आयरन, आयरन के भी आपके दो ऑक्साइड्स होते हैं, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, और एक आपका इसका मिक्सचर वाला ऑक्साइड भी होता है Fe3O4, जहां पे आपका फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आयरन के केस में भी ये काम करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, तो इस केस में भी आपका काम करेगा। एल्युमिनियम का देखो जरा, एल्युमिनियम जो है वो एक ही तरह का ऑक्साइड बनाता है, कौन सा, Al2O3 एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्साइड है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड में काम नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड है और एक कंपाउंड में आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं बता सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर टू कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के दो ऑक्साइड्स हैं, वन ऑफ विच कंटेन्स 50% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। तो एक में क्या है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो 50% है एंड द अदर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 60% है, और दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है, 60% है। तो बना लेते हैं भाई, सल्फर के दो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के दो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट होंगे भाई इसके ऑक्साइड में, ठीक है ना। तो दो ऑक्साइड्स हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया था दो ऑक्साइड कौन से होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप एक्स और वाई ले सकते हो, तो मैं दो ऑक्साइड बना रहा हूं, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स और एक वाई। तो आपको पहले वाले ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, कितना है, 50%, मतलब 100 ग्राम में वो कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना है आपका, 50 ग्राम। भाई जब आपका टोटल 100 है, 100 में से आपका ऑक्सीजन कितना है, 50 ग्राम है, तो सल्फर कितना होगा, 50 होगा, सल्फर कितना होगा, 50, ये भी 50 होगा। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना आपका 60% है, 60% मतलब 100 में आपका 60 ग्राम है, तो आपका सल्फर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा, 40। आगे क्या कहता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के मास को फिक्स करना है, ऑक्सीजन के मास को फिक्स करना है। तो आपको ऑक्सीजन का मास कितना लेना है, 1 ग्राम लेना है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ सल्फर का कितना मास कंबाइन करेगा, एक पहले कंपाउंड में निकालो फिर दूसरे कंपाउंड में निकालो और फिर दोनों का रेशो निकालो, ठीक है। फिर देखो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और क्या रेशो आ रहा है, हमें रेशो पूछ रहा है तो वो निकल लेते जरा, सिंपल रेशो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन का मास मुझे फिक्स करना है, तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के 1 ग्राम में देखूंगा कि सल्फर का कितना मास है कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो पहला वाला देखो जरा, एक्स वाले में देखता हूं, एक्स वाले में क्या है कि ऑक्सीजन का 50 ग्राम सल्फर के 50 ग्राम के साथ कंबाइन करता है, तो 50 आपका 50 के साथ कंबाइन करता है, तो भाई एक आपका एक के साथ ही तो कंबाइन करेगा, तो मतलब यहां पर आपका ऑक्सीजन का 1 ग्राम सल्फर के 1 ग्राम के साथ ही कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, सेकेंड है, वाई वाले में क्या हो रहा है, वाई वाले में जो है ऑक्सीजन का 60 जो है वो सल्फर के 40 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, 60 आपका 60 आपका किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 40 के साथ कंबाइन कर रहा है। तो एक किसके साथ करेगा, एक कितने के साथ करेगा, 40 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो सल्फर का रेशो, अब मैंने यहाँ पे देखो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर एक्स और वाई दोनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया है, ठीक है, दोनों कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया है मैंने, दोनों कंपाउंड में क्या किया है, ऑक्सीजन के 1 ग्राम के साथ सल्फर का मास निकाल लिया है। तो इस पहले वाले कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के 1 ग्राम के लिए सल्फर कितना है, 1 ग्राम है रेशो, दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के 1 ग्राम के लिए सल्फर कितना है, 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 लिखो। अब यहां पर नीचे से आपको डिनोमीटर हटाना है, डिनोमीटर हटाना है, तो आप क्या करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो आपका एक सिंपल रेशो आ रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो रेशो बताना है आपको, रेशो, ठीक है ना, तो कौन सा रेशो सही होगा आपका, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। नोट करो, फिर आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसका अच्छा सा है, नोट करो।
कर लिया सबने नोट? चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर? टू एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई। एक्स का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 16, ठीक है, एक्स का एटॉमिक मास दे रखा है 16, एक्स इसका एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। और एक दूसरा कंपाउंड है वाई एंड वाई, इसका भी एटॉमिक मास आपको दे रखा है, एटॉमिक मास इसका भी आपको दे रखा है कितना? 14 दे रखा है। ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स ए बी एंड सी। तो तीन तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं ये, ए बी एंड सी, ये तीन तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वाई, द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वाई विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ एक्स, फिक्स मास ऑफ एक्स इन ए। ठीक है, मतलब यहां पे x का जो मास है वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, इन ए बी एंड सी, मतलब तीनों कंपाउंड के अंदर हमने x के मास को क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। ठीक है, फिक्स मास है तीनों में, आपका तीनों कंपाउंड्स में ए बी सी, तीनों कंपाउंड्स में x का मास क्या है? फिक्स है। ठीक है, और जो y का जो मास का रेशो है वो आपको तीनों कंपाउंड्स में दे रखा है। तो y के मास का रेशो क्या दे रखा है आपको? 1:3:5 दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। ठीक है भाई, आगे देखो जरा, आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, इफ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स, इफ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स, मतलब एक्स का अगर 32 पार्ट कंबाइन करता है, कंबाइंस विद 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाई, वाई के 84 पार्ट्स के साथ कंबाइन करता है कौन से कंपाउंड में? इन बी में। ठीक है, तो बी कंपाउंड में कह रहा है, बी कंपाउंड में, बी कंपाउंड में कह रहा है कि भाई एक्स का 32 पार्ट वाई के कितने पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है? 84 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ये है भाई। देन व्हाट विल बी द मास ऑफ वाई, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ वाई, वाई का मास क्या होगा? विच कंबाइन विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स इन सी। ठीक है, मतलब सी में एक्स के 16 पार्ट के साथ कंबाइन करने के लिए y का कितना मास लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो C कंपाउंड है, C कंपाउंड। ठीक है, इसमें x का मास आपको कितना दे रखा है? 16 ग्राम। तो C कंपाउंड के अंदर x का 16 ग्राम y के कितने मास के साथ कंबाइन करेगा? क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, y का कितना मास कंबाइन करेगा? बात समझ रहे हो? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो आप क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे इस सी कंपाउंड के अंदर x का जो 16 ग्राम है वो y के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करता है। मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान ले, जो अभी आपको मानना मान सकते हो। ठीक है, y के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो आप क्या करता हूं मैं, मेरे पास यहाँ पे दो ही कंपाउंड्स है, ए के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, पर इतना पता है कि तीनों कंपाउंड्स के अंदर x का मास क्या है? मेरा फिक्स है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर मैं x के मास को फिक्स कर देता हूं, x के मास को फिक्स कर देता हूं। अब यहां देखो, इसका 32 पार्ट कंबाइन करता है 84 पार्ट के साथ, यहां पे इसका 16 पार्ट कंबाइन कर रहा है। तो या तो इसको 32 बना लो, ठीक है, पर इसको 32 बनाऊंगा तो क्वेश्चन में जो उसने पूछा है वो गलत हो जाए, वो मतलब, ठीक है ना, डबल हो जाएगा फिर तो। ठीक है, आप इसको 16 ही रहने दो। तो इसको मैं 16 बना देता हूं ताकि ये मेरा, ठीक है ना, राइट आंसर आ जाए, ताकि मेरे को बाद में कुछ ना करना पड़े। ठीक है ना, तो मैं इसको 16 बना देता हूं, इसका 16। तो जब इसका 32 पार्ट इसके 84 पार्ट के साथ कंबाइन करता है तो इसका 16 पार्ट इसके कितने ग्राम के साथ कंबाइन करेगा? 16 जो होगा, 16 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 42 के साथ कंबाइन करेगा। तो x का 16 ग्राम, 16 पार्ट y के 42 पार्ट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो मैंने दोनों कंपाउंड्स के अंदर x के मास को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब y के मास का रेशो निकाल लो। ठीक है, y के मास का रेशो निकाल लो। ठीक है, लेकिन मुझे ए कंपाउंड में तो पता ही नहीं है, ए कंपाउंड में तो पता ही नहीं है मुझे के, ठीक है ना, कि वाई का क्या मास है। तो उसमें मैं बी मान लेता हूं, उसमें क्या मान लेता हूं? बी मान लेता हूं। तो ए बी सी, तो इसमें बी वाई का जो मास है वो मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, बी मान रहा हूं। बी वाले कंपाउंड में वाई का मास कितना है? 42 है, 42 है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीनों कंपाउंड्स के अंदर एक्स का मास मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है, 16 ले लिया है, तो दोनों में 16 है, तो इसका मतलब है कि आपका ए में भी 16 ही होगा, ठीक है। तो ए में एक्स का 16 पार्ट वाई के बी पार्ट के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और बी कंपाउंड के अंदर एक्स का 16 पार्ट वाई के 42 पार्ट के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और सी कंपाउंड के अंदर एक्स का 16 पार्ट वाई के कितने पार्ट के साथ कंबाइन करेगा वो हमें निकालना है। तो मैंने क्या ले रखा है, ये ए ले रखा है, ये ए ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीनों कंपाउंड्स के अंदर जो वाई का जो मास का रेशियो है वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, बी अपॉन में 42 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई है, बी की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। अब आगे देखो जरा, तो यहां तो मेरा पता लग गया कि यहाँ पे एक्स के 16 पार्ट के साथ वाई का कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है, 14 पार्ट कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, इस वाले में देखते हैं, ठीक है, बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 42 अपॉन में ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 है, 3/5 है। इससे काटूंगा तो ये कितना जाएगा, ये 14 में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 14 × 5 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया 20, 2 और ये 7, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है, मतलब सी कंपाउंड के अंदर आपका x का 16 पार्ट y के 70 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है, y के 70 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है। और मैंने a का भी निकाल लिया है, a के अंदर x का 16 पार्ट y के कितने पार्ट के साथ कंबाइन करता है, 14 पार्ट के साथ कंबाइन करता है। पर उसने पूछा नहीं है, उसने सी कंपाउंड के अंदर पूछा था कि x का 16 पार्ट y के कितने पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, तो वो कितना आया हमारा 70 आया है, तो 70 पे आप टिक मार दो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो नोट करो, फिर आगे करते हैं। चलिए सबने नोट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट है। अब करते हैं अगला लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने पहले नहीं कराया होगा, ठीक है, पर फिर भी देख लो यहाँ पे जरा, ये वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे मेटल के 2 ऑक्साइड्स दे रखे हैं, मेटल के 2 ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड ही बनाएगा। तो मेटल के 2 ऑक्साइड दे रखे हैं, कंटेन 50% 40% ऑफ मेटल रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों ऑक्साइड में आपको मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता कि कैसा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, कैसा मेटल ऑक्साइड है, तो मैं 2 ले रहा हूँ, एक्स और वाई ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों में जो है आपको मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है, दोनों में मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, कितना दे रखा है 50% दे रखा है, और इसमें आपका 40% दे रखा है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा, इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड है, अब फर्स्ट ऑक्साइड का उसने फॉर्मूला दे दिया है, तो ये पहला ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है MO2। आगे क्या कहता है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड, तो सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पहले वाले कंपाउंड के अंदर जो एक्स कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, MO2 दे रखा है। तो जब आपका मेटल का कंपोजिशन कितना होता है 50, तो यहाँ पे मेटल के कितने एटम्स होते हैं, 1 होता है, ठीक है। 50 पे आपका मेटल का एटम कितना होता है, 1 होता है, तो 1 पे कितना होगा 50 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में, जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 50 हो जाएगा। अब दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर मेटल का कंपोजिशन कितना दे रखा 40, तो जब आपका मेटल का कंपोजिशन 40 होगा तब उसके कितने एटम्स होंगे, तो 1 का आपने निकाल दिया 1 अपॉन में 50, तो 40 पे कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन में 50 इंटू 40, ठीक है। तो इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 4 अपॉन में 5 आ गया, 4 अपॉन में 5 है। ऐसे ऑक्सीजन का निकाल लेता हूं, तो जब पहले वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन 50 होता है तब उसके एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 50 पे कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो 1 पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 50 हो जाएगा, तो बताओ 60 पे कितना होगा,
तो बताओ 60 पे कितना हो जाएगा, तो 2/50 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12/5 है, 12/5 है। ठीक है, अब जरा इसका रेशो निकाल लेते हैं एक बार, रेशो देखो जरा, तो 4/5 रेशो 12/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये काटूंगा तो ये 3 में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 1:3 आ गया, 1:3। तो इसका मतलब है कि जो आपका सेकंड वाला जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 है और ऑक्सीजन कितने आपके 3 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, उसका फॉर्मूला जो है MO3 हो गया, MO3 हो गया। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपका MO3 निकल के आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, बी आपका राइट ऑप्शन है। इतनी बात समझ आ गई है सबको, नोट करो, फिर अगला लॉ करते हैं। चलो आओ देखो जरा नेक्स्ट लॉ करते हैं। अब अगला लॉ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। किसने दिया था, ये जे रिचटर ने दिया था। कब दिया था, 1792 में दिया था। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो लिख लो जरा इसकी डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ द मास इज, द रेशियो ऑफ द मास इज of two elements, of two elements A and B, of two elements A and B which combine, separately, which combine separately with a fixed mass of, which combine separately with a fixed mass of third element C। मतलब यहां पर देखो क्या है कि आपके दो एलिमेंट से ए और बी, दो एलिमेंट से ए और बी। ठीक है, तो वो दोनों एलिमेंट जो हैं एक थर्ड एलिमेंट सी के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। मतलब ए का सी के साथ एक अलग कंपाउंड है, बी का सी के साथ एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, बात समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन जो आपका सी कंपाउंड, जो आपका सी एल जो एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, देखो जब ए जो है सी के साथ कंबाइन करेगा तो उसका कंपाउंड होगा, मतलब ए और सी का होगा, दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, जब बी आपका सी के साथ कंबाइन करेगा तो उसका कंपाउंड होगा। ठीक है, उसमें आपका बी और सी एलिमेंट होंगे। तो आप क्या करोगे, इन दोनों कंपाउंड्स में सी के एलिमेंट के मास को फिक्स रखोगे। यही लिखा है ना, विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। तो सी एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों कंपाउंड्स में ए और बी के मास का रेशो निकाल लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है, ए और बी के मास का रेशो निकाल लोगे। ठीक है, अब ये जो मास रेशो होगा, ये आपका क्या होता है, सेम होता है या फिर एक किसी सिंपल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, किसके जब ए और बी दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां पे आप ए और बी के मास का रेशो निकालोगे। तो यहां पर जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ए और बी के जो मास का रेशो आता है, ठीक है, और जो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पे ए और बी का मास रेशो आया था, वो दोनों या तो सेम होगा या तो एक सिंपल मल्टीपल के बराबर होता है। यही आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, विद ए फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम, इज आइदर द सेम, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल, और सम सिंपल मल्टीपल, और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेज, रेशियो ऑफ द मासेज in which A and B combine, directly with each other, आप समझ रहे हो। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस।
तो जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई है, अभी मैंने आपको समझा दिया था कि भाई दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, एक थर्ड एलिमेंट सी के साथ, तो दोनों सेपरेटली कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, ए का सी के साथ कंपाउंड होगा, बी का सी के साथ कंपाउंड होगा। तो दोनों कंपाउंड में सी के मास को फिक्स रखोगे और ए और बी के उन दोनों कंपाउंड में जो ए और बी बचे हुए हैं उनके मास का रेशो निकालोगे। ठीक है, तो ये जो रेशो होता है, तो जब ए और बी दोनों आपस में ही कंबाइन करते हैं तो वहां पे जो ए और बी का रेशो आता है, तो ये रेशो आपका सेम हो सकता है या फिर आपका एक सिंपल मल्टीपल के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं जरा। फॉर एग्जांपल देखो जरा। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दो एलिमेंट ले रहा हूं, दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए, मतलब ये मेरे ए और बी हैं। ठीक है, एक तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन ले लेता हूं। ठीक है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, अलग कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ कंबाइन कर रहा है, अलग कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अलग कंपाउंड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाता है, मान लो कि मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पे क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों कंपाउंड में जो सी एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन है, उसके मास को आपको फिक्स करना है। तो यहां पे देख लेते हैं जरा कि हाइड्रोजन का कितना पार्ट कंबाइन करता है। तो इसमें हाइड्रोजन का 4 पार्ट कंबाइन करता है और यहाँ पे इसका 2 पार्ट कंबाइन कर रहा है। 4 पार्ट जब इसका कंबाइन करता है तो यहाँ पे कार्बन कितना करता है, कार्बन आपका 12 करता है, और यहाँ पे जब इसका 2 पार्ट कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन कितना करता है, 16 करता है। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर आप सी एलिमेंट के मास को फिक्स रखोगे। ठीक है, या तो इसको 4 बना लो, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 पार्ट कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 पार्ट कंबाइन कर रहा है। तो या तो आप इसको 4 बना के फिक्स कर लो या तो आप 2 बना के फिक्स कर लो। ठीक है, अगर आप 4 बना के फिक्स कर रहे हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अगर आप इस वाले कंपाउंड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हाइड्रोजन में, तो आपको ऑक्सीजन जो दूसरा एलिमेंट है उसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 32 आ गया। 32 आ गया। तो अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर तीसरा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका मास क्या हो गया, फिक्स हो गया है। तो जो बाकी के 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनके मास का रेशियो निकाल लो इन बोथ कंपाउंड से। ठीक है, मीथेन में एंड वाटर में। तो आप क्या करोगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालो। तो मास का रेशियो क्या आ जाएगा यहां पर, इसका मास का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन बोथ कंपाउंड्स वो क्या आ जाएगा आपका, यहां पे इसका 12 पार्ट कंबाइन कर रहा है, यहां पे इसका 32 पार्ट कंबाइन कर रहा है, तो 12 रेशो कितना आ जाएगा, 32 है। तो ये कितना होता है, 3:8 होता है। ये कितना होता है, 3:8। 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 3 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:8 आ गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों कंपाउंड्स में ए और बी का, कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो निकाल दिया। अब ये दोनों जो कंपाउंड्स है कार्बन ऑक्सीजन ए और बी, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा। तो वहां पे भी आप क्या करोगे, ए और बी का मास का रेशो निकालोगे। तो कर लेते भाई। तो यहां पर ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसमें कार्बन का कितना पार्ट कंबाइन करता है, 12। ऑक्सीजन का कितना करता है, 32 है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो क्या आ रहा है, यहाँ पे 12:32, तो यानी कि 3:8 आ रहा है। तो आपका दोनों जगह रेशो क्या आ गया, सेम आ गया। जब ये तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते थे तो वहां पे ए और बी का मास का रेशो कितना आया, 3:8 आया। और जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तब रेशो क्या आया, 3:8 आया। तो ये रेशो या तो सेम होना चाहिए या फिर किसी सिंपल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। अगर सेम होगा या सिंपल मल्टीपल रेशो के बराबर होगा तो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस काम करेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से रेशो सेम आ गया है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस काम कर रहा है। ठीक है, तो बोथ रेशोज आर सेम। दोनों रेशो क्या है आपका, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन काम करेगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
जहां पे सेम नहीं आ रहा हो, किसी सिंपल मल्टीपल के बराबर हो, वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। कर लिया सबने भाई? आगे देखो जरा, आगे देखो, अगला एग्जाम्पल देखते हूँ। देखो जरा, तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहा हूँ। कौन कौन से ले रहा हूँ? मान लो कि मैं सल्फर एंड ऑक्सीजन ले रहा हूँ, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं एक तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करते हैं। तो सल्फर कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है वाटर। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों कंपाउंड के अंदर तीसरे एलिमेंट के मास को आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना कंबाइन कर रहा है? 2 ग्राम। यहाँ पे कितना कंबाइन कर रहा है? 2 ग्राम। तो ये तो अपने आप ही फिक्स हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां तो फिक्स नहीं था, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? यहाँ तो अपने आप ही फिक्स हो रहा है। तो इस वाले कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का जब 2 पार्ट कंबाइन करता है तो सल्फर का कितना करता है? यहाँ पे 32 पार्ट कंबाइन करता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन का 2 पार्ट कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन कितना करता है? 16 पार्ट यहाँ पे कंबाइन करता है। ठीक है, चलो, तो थर्ड एलिमेंट के मास का, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट का जो मास है वो क्या है? फिक्स है। तो जो आपके दो एलिमेंट्स बचे हुए ए और बी, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इन बोथ कंपाउंड्स, उसका मास का रेशो निकाल लो, उसके मास का रेशो निकाल लो। तो सल्फर रेशो ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड्स में सल्फर एंड ऑक्सीजन का मास का रेशो निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहां पे 32 और इसका 16। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे ही लिख देता हूं, 16:32। तो ये कितना आ गया आपका? 1:2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन रेशो सल्फर हुआ, ऑक्सीजन रेशो सल्फर हुआ। ठीक है, इसको सही कर लेना, ऑक्सीजन रेशो सल्फर। ऑक्सीजन का मैंने पहले लिख दिया, आप वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑक्सीजन रेशो सल्फर हो गया। तो इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन एंड सल्फर के मास का रेशो निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तब क्या आता है? दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो आपस में कंबाइन करते हैं तो मान लेते हैं कि ये चलो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। पहले सल्फर डाइऑक्साइड से देख लेते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तो सल्फर का कितना पार्ट कंबाइन करता है? 32 है, और इसका कितना करता है? 32 करता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पे मास रेशो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, ये तो सेम नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखो, एक सिंपल मल्टीपल के बराबर है, ये तो सिंपल मल्टीपल के बराबर है। ठीक है ना, तो सम सिंपल मल्टीपल, सम सिंपल, बात समझ रहे हो? सम सिंपल मल्टीपल के बराबर है। ये 1:1 है, ये 1:2 है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसमें क्या करूंगा? 1:2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल मल्टीपल के ये बराबर है, सम सिंपल मल्टीपल के बराबर है। समझ रहे हो? तो या तो बराबर हो सकता है या फिर किसी सिंपल मल्टीपल के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल मल्टीपल के बराबर हो सकता है। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन से। नोट करो फटाफट, फिर लास्ट लॉ देख लेते हैं, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम से, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर लास्ट लॉ करते हैं। कर लिया सबने भाई? आ जाओ भाई, चलो। तो देखो, आपका लास्ट लॉ है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स या फिर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। किसने दिया है? गै-लुसाक्स ने दिया था। कब दिया था? 1808 में दिया था। ठीक है, 1808 में दिया था। ठीक है, अब क्या कहता है पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या कहता है? एक बात तो याद रखना, ये गैसेस के लिए है। ठीक है ना, तो मैंने आपको स्टोइकोमेट्री में बताया था, जब कोई गैसेस की रिएक्शन होती है तो जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो वो मोल को रिप्रेजेंट करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन है। तो क्या कहता है? when gases are combined, when gases are combined or or produced in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction, comma, the ratio of the volumes, the ratio of the volumes of
ऑल गैसियस रिएक्टेंट्स, ऑल गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज सिंपल होल नंबर्स, कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज सिंपल होल नंबर्स, होल नंबर्स हैं, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप समझ रहे हो? तो गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स क्या कहता है, ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए ही होता है। तो जब आपकी कोई गैसियस रिएक्शंस होती है, मतलब जहां पे आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में होते हैं, तो फिर आप वहां पे वॉल्यूम का रेशो लिख सकते हो, ठीक है, जो गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनके वॉल्यूम का रेशो लिख सकते हो, ठीक है। तो वो रेशो कैसा आता है, सिंपल रेशो आता है, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो आएगा, ठीक है। पर याद रखना, यहाँ पे आपका आइडेंटिकल कंडीशंस होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर तो दोनों पे ही वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो आइडेंटिकल कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि, फॉर एग्जांपल जैसे H2 गैस प्लस में I2 गैस गिव्स टू 2HI गैस है, गिव्स टू 2HI गैस है। अब यहाँ पे देखो, इसमें इसका एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, मैंने अभी बताया था कि स्टोइकोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि गैसियस रिएक्शंस के केस में आपका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक मोल रिएक्ट होता है, तो इसका एक मोल रिएक्ट होता है, इसके दो मोल्स बनते हैं, ठीक है। आप इसे वॉल्यूम के टर्म्स में ही बोल सकते हो। तो इसका एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, इसका अभी एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, और इसका दो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप इन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम का एक रेशो बना सकते हो, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम का रेशो लिख सकते हो, और वो रेशो कैसा आएगा, सिंपल रेशो आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1:1:2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो जरा, 2SO2 गैस, 2SO2 गैस प्लस में O2 गैस गिव्स टू 2SO3 गैस, 2SO3 गैस है। इसमें देखो जरा, इसका दो वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, इसका एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, और इसका दो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 2:1:2 आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। ऐसी एक और देखो जरा, N2 गैस प्लस में 3H2 गैस इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है ना, गिव्स टू 2NH3 गैस है, गिव्स टू 2NH3 गैस है। तो यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम कंबाइन करता है, इसका तीन वॉल्यूम कंबाइन करता है, इसका दो वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:3:2 आ जाएगा, ठीक है। एक और देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में 3H2 गैस, 3H2 गैस गिव्स टू मीथेन गैस, मीथेन गैस प्लस में वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, एक कार्बन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 4 और 2 6 है, ठीक है, 6 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, एक ही है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम कंबाइन करता है, इसका तीन वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, इसका एक वॉल्यूम बन रहा है, इसका एक वॉल्यूम बन रहा है, गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। तो आप गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स का एक रेशो बना सकते हो, सिंपल रेशो आएगा। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:3:1:1, तो सिंपल रेशो आएगा। पर आइडेंटिकल कंडीशंस होनी चाहिए, आइडेंटिकल कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही होता है आपका गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, या फिर गे-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है। तो ये पांचों लॉज हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके लिए, या तो कंपाउंड्स के लिए है, या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स के लिए ये सारे लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ये सारे लॉज बनाए गए हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। और ये काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करते हैं भाई, ठीक है। नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट नोट करो, ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा,
क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का 3 ग्राम का कंबशन कर रहा हूँ। अब हाइड्रोकार्बन कैसा है मुझे नहीं मालूम है, तो मैं जनरल तरीके से ऐसे ही लेता हूँ CXHY। ठीक है, इसका आप कंबशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एक्सेस में है, लेकिन कितना ग्राम आप लेके आ रहे हो या कितना ग्राम यहाँ पे इसका कंज्यूम हो रहा है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, पर इतना मालूम है कि हाइड्रोकार्बन का आपको मास दे रखा है कितना, 3 ग्राम। 3 ग्राम का कंप्लीट कंबशन करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है, 8.8 ग्राम मिलता है। और वाटर कितना मिलता है आपको, वाटर कितना मिलता है, 5.4 ग्राम मिलता है। ठीक है, तो कहता है कि विच लॉ इज बीइंग ओबेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो बताओ कौन सा लॉ यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास दे देता, ठीक है, कि कितना यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कितना मास यहाँ पे कंज्यूम हो, देखो जब हम हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हैं तो जनरली हम ऑक्सीजन को एक्सेस में लेके आते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब एयर लेके आते हैं। ठीक है, जैसे वो बोल देगा जो आप एयर लेके आ रहे हो उसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो 20% है। ठीक है, 20% कह सकता है या 90% कह सकता है। ठीक है, तो वो आप कर लोगे उसे, ठीक है ना, कर लोगे इसे। तो यहाँ पर जब एक्सेस में लेके आते हो तो ये सारा थोड़ी ना रिएक्ट होता है, सारा थोड़ी ना कंज्यूम होता है, उसमें से कुछ रिएक्ट होता है। तो मुझे नहीं पता है ना कि कितना कंज्यूम हो रहा है, तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाऊं यहाँ पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मानता हूं कि किसी भी मास पे एप्लीकेबल होता है, पर वो मैं लगा नहीं पाऊंगा इसमें। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही इसमें लगेगा और तो कुछ है नहीं इसमें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कंपाउंड के लिए होता है, रिएक्शन के लिए नहीं होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये भी कंपाउंड के लिए होता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है ये भी कंपाउंड के लिए है, कंपाउंड के लिए ही है। तो आप इन तीनों लॉ में से कुछ लगा ही नहीं सकते हो, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही काम कर रहा है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर भाई मैंने आपको बताया था ना, इसमें भी 2 केसेस हैं। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर वहां पे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर कैसे आएगा, जब आप टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स में जो रिएक्टेंट का जितना अनरिएक्टेड मास है वो ऐड कर दो तो वो आपको वहां पे बराबर मिल जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस में आपका मास ऑफ द रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करते हैं। यहां पे कैसे करेंगे, देखो अब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जितना कार्बन है वो सारा कार्बन उठ के जा रहा है कहां पे, आपका 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 ग्राम में जितना कार्बन होगा वो सारा का सारा इस हाइड्रोकार्बन के 3 ग्राम में होगा। ठीक है, और वाटर के 5.4 ग्राम में जितना हाइड्रोजन होगा वो आपके इस हाइड्रोकार्बन के 3 ग्राम में होगा। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, यहां से कार्बन निकालते हैं जरा। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा भाई, कितना, वैसे मास में करना है मास में कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है तो कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 44 हो जाएगा। तो 8.8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 12 अपॉन में 44 इंटू 8.8 है। ठीक है, इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 में कटेगा, ठीक है, और अपॉन में 10 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.4 ग्राम आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 ग्राम में कार्बन कितना निकल के आ रहा है, 2.4 ग्राम निकल के आ रहा है। इसी तरीके से वाटर के 5.4 ग्राम में पता कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना होगा। ठीक है, तो 18 ग्राम में आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 18 है, तो 5.4 ग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 ग्राम में कितना हो जाएगा, इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.6 ग्राम आ जाएगा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 ग्राम में जितना कार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन के 3 ग्राम में होगा। इसी तरीके से वाटर के 5.4 ग्राम में जितना हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोकार्बन के 3 ग्राम में होगा। कहीं बाहर से तो कार्बन हाइड्रोजन उठ के तो आ नहीं रहा है, वो उसी हाइड्रोकार्बन के 3 ग्राम से ही आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन के मास को ऐड करूं तो मुझे उस हाइड्रोकार्बन का मास मिलना चाहिए। तो देख लो टोटल मास यहाँ पे प्रोडक्ट का कितना आ रहा है, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3 ग्राम और 3 ग्राम हाइड्रोजन का,
तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे काम कर रहा है। तो कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आप पहले ऑप्शन पे टिक मार दोगे। समझ गए? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट करो, कर लिया सबने? कर लो फटाफट, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? 45.4 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 22.7 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है 2N2 गैस प्लस में O2 गैस गिव्स टू 2N2O गैस। तो ये गैसियस रिएक्शन है। यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने दे रखा है 45.4 लीटर से डाई नाइट्रोजन आपका रिएक्ट होता है 45.4 लीटर से। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन का कितना होता है? डाई ऑक्सीजन का कितना होता है? ये हो रहा है 22.7 और आपको नाइट्रस ऑक्साइड कितना मिलता है? 45.4 लीटर से, इतना मिलता है भाई आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ काम करना है। तो चलो देखो जरा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि अगर एसटीपी की कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशंस तो होती ही है, ठीक है ना भाई, वॉल्यूम है तो आइडेंटिकल कंडीशन लेना पड़ेगा, एसटीपी कंडीशन है। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज बताई थी आपको। अगर प्रेशर 1 atm होता है तो 22.4 लीटर्स, अगर प्रेशर 1 बार होता है तो 22.7 लीटर्स होता है। तो आपको 22.7 लीटर वाली यूज करनी है। तो मोल्स पता कर लो। तो इसमें मोल्स क्या आ जाएंगे आपके? 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7, तो ये कितना आ गया आपका? 2 मोल्स आ गया। ठीक है, 2 मोल्स आ गया। इसमें कितना आ गया? 22.7 अपॉन में 22.7, तो ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यहाँ पे देखो 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही देख लो, 2 वॉल्यूम कंबाइन करता है, इसका 1 वॉल्यूम है, फिर 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका क्या है? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो रेशो तो यही रहेगा 2:1:2। तो एक सिंपल रेशो आता है। तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। तो किस पे टिक मारोगे? डी पे आप टिक मार दोगे। समझ गए? इस पे टिक मार दोगे कि गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम से फिर टिक मार दोगे। इतनी बात समझ आ गई है? नोट कर लो फटाफट। कर लिया भाई सबने नोट? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आज की क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो घर पे जाओ, रिवाइज करो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करो, नहीं आता है तो पूछो। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स से। ठीक है, रिडॉक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। उसी में आपका इक्विवेलेंट आता है। ठीक है ना? वहां पे हम एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एन फैक्टर जब पता लग जाता है तो फिर हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यहाँ पे आप क्या कहते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे। ठीक है, एसिड बेस की टाइट्रेशन करेंगे और फिर रिडॉक्स की टाइट्रेशन करेंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशन में आइडियोमेट्री, आइडोमेट्री आता है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, मतलब इसमें देखो टाइट्रेशन जो होती है सिंपल, ठीक है ना, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन है। पर वही है कि आपका बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन ये तो जेई एडवांस का कोर्स है। ठीक है, जेई एडवांस में आता है, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो जितना है उतना हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।